अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से लाहौर में बैठक हुई। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई और फैसला किया गया कि कल यानी कि 28 अक्टूबर को पीर के रोज़ इस्लामाबाद में दोनों जमातों के लीगल माइंड्स बैठकर इस पर मुशावरत करेंगे और इसके बाद एक मुसवदा तैयार किया जाएगा। एक ब्रॉडर, जिसको ढांचा कहा जाता है 27वीं आईनी तरमीम का, वो तैयार किया जाएगा और फिर तमाम सूबों से मुशावरत और उसके बाद फिर सियासी लीडरशिप्स, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनके साथ भी मुशावरत की जाएगी। नाज़रीन, नए चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को 24 घंटे हो गए हैं और 24 घंटे में कुछ चीज़ें सामने भी आ गई। सबसे बड़ा फैसला तो वही था कि जस्टिस मुनीब अख्तर को उन्होंने शामिल किया। जो कमेटी है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत है, फ़िलहाल ऑर्डिनेंस, उसके तहत जो कमेटी है उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं याहिया अफरीदी साहब उसको हेड करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उसके पार्ट होंगे। फिर कल जो है फुल कोर्ट भी बुलाया है, फुल कोर्ट की मीटिंग है, वो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर 7 नवंबर को कहा यह जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस ऑफ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को उनको बुलाया है और उनको कहा है कि अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी साथ लेके आएँ और मुतवक्के है कि 8 नवंबर को शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास हो। ये भी मामलात हैं, इन पर भी बात करेंगे। और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अब क्या मज़ीद आगे क्या उसमें होने जा रहा है। मंगल को कहा यह जा रहा है कि हुकूमत बिल भी पेश करेगी पार्लियामेंट में, जिसमें जजेस की तादाद के हवाले से और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बाकायदा बिल की शक्ल में लाके एक्ट बनाया जाएगा, जो इस वक्त तक ऑर्डिनेंस है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे, आज 77 साल कश्मीर पर भारतीय फौज मुसल्लत है, उसको 77 साल हो गए हैं। ब्लैक डे 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। और दहशत गर्दी की बढ़ती हुई लहर और इसके खिलाफ जो ऑपरेशन जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ पहले सेगमेंट्स में मौजूद हैं हसनात मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं तमाम लीगल मामलात जो होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तारुफ अब मतलब माशाल्लाह इतने जलवा अफरोज़ होते हैं आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक चीज़ तो पहले जो मुझे याद आई, हमने मेरे ख्याल में कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले एक प्रोग्राम किया था 26वीं आईनी तरमीम के पास होने से पहले, जिसमें हसनात ने कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनेंगे और आपने कहा था कि बनेंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि अब ये 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, ये क्या कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना या ना बनना, उसके अंदर ये था कि ओरिजिनली आइडिया ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का था, लेकिन जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस की तरफ चली गई, वो तो हो गया ना, एक सेकंड, तो उसके बाद ये हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आ गया। ठीक है। और जब मैंने यही कहा था कि अगर आपने जितनी देर तक री एलोकेशन ऑफ जुरिसडिक्शन या डिवीजन ऑफ जुरिसडिक्शन नहीं करेंगे, आपके ये सारे मसाइल जो हैं वो हल नहीं होंगे। अब एक हद तक तो पार्लियामेंट विजा वर्स सुप्रीम कोर्ट आपका इशू जो है वो किसी हद तक रिजॉल्व हुआ, या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स का है। लेकिन क्या पाकिस्तान का आम आदमी जो है उसको 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने फ़ायदा दिया है? तो उसका जवाब यह है कि नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो इसलिए अब 27वीं तरमीम लाई जाएगी। इसलिए वजह यही है ना कि जब आप देखें कि अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़मीर हर मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जाता है। आर्टिकल 184(3) हो या आर्टिकल 185 हो या आर्टिकल 186 हो या 187 के नीचे भी आप जाएँ, और इसी तरह हाई कोर्ट्स के अंदर आर्टिकल 199 है। और यही हुआ है कि 3-4 दिन के अंदर जिस बेंच में चीफ जस्टिस साहब जो अब हैं वो भी बैठे थे, तो केसेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ चलना शुरू हो गए। और जिनके अलावा भी जजेस थे, जिसमें जस्टिस मंसूर थे, वो भी गए। हाई कोर्ट्स में भी प्रॉब्लम ये आया हुआ है। अब इसका वे फॉरवर्ड एक ही है, और वो फॉरवर्ड जो है, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक आपने जुडिशल कमीशन बनाया हुआ है, वो जुडिशल कमीशन ना इतने केसेस को कोप कर सकता है, चूंकि आइडिया उस वक्त ये था। एक सेकंड,
ना, आइडिया ये था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत टाइम ले लेता है ना। आइडिया ये था कि 187 केस है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं चाहिए। इस चीज ने गलत साबित किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई हजार कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं और उसके लिए केसेस हैं, और इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपकी 27 आएगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएगी। और अगर आप नहीं जाएंगे, इन चीजों को जितना एड्रेस करते जाएंगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगे। जितनी देर तक रियासत, बड़ा सिंपल तरीका है ना, अब वो नए मजीद जज भी अपॉइंट करेंगे ताकि चाहे जज बेंच भी बन जाए, चाहे जज अपॉइंट करें। उसके बाद ये आएगा कि क्या एग्जीक्यूटिव के लोग जो उस बैठे हुए हैं उस कमिशन के अंदर जिन्होंने जजेस को एलोकेट करना है, या पूरे मुल्क के अंदर किस तरह के केसेस को एलोकेट करेंगे। आपका मतलब है तो ये एक कंफ्यूजन है। 27वीं, एक मिनट, आपका कहने का मतलब यह है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है मजीद राह हमवार करने की तरफ जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो आपको अल्टीमेटली उधर ही जाना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन क्या है? yes नहीं, इंफॉर्मेशन ये है कि मैं एज ए लॉ स्टूडेंट के तौर पर देखता हूं, जरूरत समझ रहे हैं, मैं इस जरूरत है। अगर क्लियर हेडेड आप नहीं जाएंगे, आप इसी चीज के अंदर प्रॉब्लम आएंगे। आपको उसी तरफ जाना पड़ेगा जिसकी तरफ इस लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है कि पाकिस्तान के आम आदमी को किस तरह इंसाफ दिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने मेरी प्रोग्राम में बात की थी, जरा असनाद वो सुन लें और उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। और फिर ये जो बात की है, क्योंकि अब फिर ये बज़िद हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, ये इनके वो ये जरा सुन ले क्या कहा था बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने। मैं आपको ऊपर देता हूँ। अपने इंट्रो में कहा कि मंगल वाले दिन जो प्राइवेट मेंबर डे है उस पे शायद कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट बैक्ड बिल होगा जिसमें जजेस की तादाद बढ़नी है। कितनी तादाद बढ़ा रहे हैं? इस्लामाबाद के हवाले से तो 3-4 जजेस और हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट 4 जजेस ऐड हो सकते हैं। 4 जजेस ऐड हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट गालबन वो 23 पे ही जाएगा। रिटायर्ड जजेस भी अपॉइंट हो सकते हैं दोबारा। देखिए वो क्राइटेरिया है उसमें, ऑन द टॉप ऑफ माई हेड तो मुझे उसमें नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन बेसिस जिस तरह हाई कोर्ट के एलिवेट होते हैं, देखिए हाई कोर्ट की फ्रेश अपॉइंटमेंट भी हो सकती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा। कुछ मैं समझता हूं कि एलिवेशंस राइप हैं और वो एलिवेशंस होनी है फ्रॉम वेरियस हाई कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट एंड देन सम फ्रेश अपॉइंटमेंट्स मे बी इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। हमने तो प्रैक्टिस में यही देखा है कि सुप्रीम कोर्ट शाज़र नाज़र ही जो है प्रैक्टिसिंग लॉयर की एलिवेशन डायरेक्टली होती है, लेकिन शायद इस दफा ये कसम और रस्म भी टूट जाएगी और शायद डायरेक्टली ही सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो जाए। जी हसनात दोनों चीज़ों का जवाब देते हैं। 27वीं आईनी तरमीम, जजेस की अपॉइंटमेंट, और फिर ये कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी लाने का है कि वो भी बिल आएगा मंगल को, और अब ये कह रहे हैं कि शायद ऐसी चीज़ भी है। देखिए मेरा ख्याल है, ख्वाहिश तो है कि सुप्रीम कोर्ट को एक सेशन कोर्ट बना दिया जाए और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जिसमें रिटायर्ड हम ख्याल जजेस की भर्ती की जाए और कंट्रोल एक अदलिया पे कंट्रोल कर। रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, रिटायर्ड 68 साल। ये देखें हम अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की, इन्होंने मंसूर अली शाह साहब को सुपरसीड कराया, मुनीब अख्तर साहब को सुपरसीड, लेकिन जिनको चीफ जस्टिस बनाया उनके हवाले से अब इनको समझ आ गई वो तो हाईली इंडिपेंडेंट और वो तो इंटरफेरेंस के मामले में बड़ा क्लियर है कि इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त होगी। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने क्लियर कट मैसेज दे दिया। बिल्कुल उनके इकदाम देखें ना आप, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हो, उन्होंने जो जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर को जो उस कमेटी में डाला असल में अब ये देखें ना, इनका ये अंदाज़ा था कि जब हम इनको 2 जजेस को सुपरसीड करेंगे तो ये इस्तीफ़ा दे देंगे, घर चले जाएंगे, तो पीछे जो है वो कोर्ट इस तरह की सूरत हाल होगी कि हमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं। हालांकि परेशानी कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि इस हुकूमत का सिर्फ क्या एक ही मैंडेट है कि लोगों के फलाह बहबूद के अलावा सिर्फ अदलिया को कंट्रोल करना, और अदलिया मेरा ख्याल है वहाँ यूनिटी एक चीज़ आ रही है, रियलाइजेशन आ रही है। इवन जो ये हुकूमत जिन जजेस को समझ रही है ना कि हमारे हम ख्याल हैं, वहाँ उनका भी अब ज़हन में कंसिडरेशन है कि ये तो हमारे इधर मकासद हासिल नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि नहीं हुए। अच्छा याहिया अफरीदी साहब जो अब इस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, जो पहले फैसले हुए हैं उनका क्या स्टेटस होगा, खास तौर पे 12 जुलाई के फैसले का? चलें देखिए 12 जुलाई का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर अमल दरामद होगा। मेरा ख्याल है कि कल जो फुल कोर्ट मीटिंग है वो वाज़े पैगाम है कि सुप्रीम कोर्ट यूनाइट है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में 2 सीनियर जजेस को शामिल करके उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया। इसके अलावा जो ये होता है कि जी मिलिट्री कोर्ट बनाए जाएं, क्योंकि ATC जो है वो काम नहीं है, एंटी टेररिज्म, उन्होंने वहाँ की प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवा दी। 7 को मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस की, पता चल जाएगा कि कितने केसेस में चालान जमा हुई हैं
ये भी हो है ना कि पुलिस का फेलियर है और ब्लेम जो है वो सारा जजों पे डाला जा रहा है। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो याहिया अफरीदी साहब का 6 जजेस के लेटर में मौक़िफ़ था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बैठ के कोई गाइडलाइन देनी चाहिए, न कि सो मोटो लेना चाहिए। वो वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंटरफेरेंस के मामले में मे बी गाइडलाइन दें, या जो कंप्लेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कंप्लेंट है वो देखी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कंप्लेंट है, वो पेंडिंग है। तो ये अब देखना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में क्या वो एजेंडा अभी तक क्लियर नहीं है, सही है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो एक प्लान था कि जी मंसूर अली शाह कल क्या बड़ी खबर आ सकती है? देखिए कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ मैसेज चला गया आज भी, बल्कि फुल कोर्ट की मीटिंग सिर्फ जब जज बैठ जाएंगे ना एक जगह तो यही मैसेज होगा कि जी हम यूनाइटेड हैं। 27वीं के ऊपर आप, सॉरी 27वीं तरमीम के ऊपर से देखिए 27वीं नहीं है, इनको 28वीं भी करनी होगी। जब तक अदलिया कंट्रोल नहीं होगी ये पता नहीं कितनी तरमीम होगी। और आखिर में के रिजल्ट से ही आए अभी नतीजा उसका आ चुका हुआ है, 26 अगर ये आ चुकी है, लेकिन अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें अदलिया रिलेटेड एजेंडा नहीं है, वो कोई और एजेंडा है मिलिट्री कोर्ट का। वैसे वो जो पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज कुछ एरियाज में है जो मामला, अब देखें उसमें मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो फैसला ये है कि 5 जजेस ने तो ये बड़ा वादे किया है कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो ICA पेंडिंग है। अब दोबारा आईनी तरमीम में वो चीज़ डाली जाए। हालांकि 26 जब 2014-15 में जब सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुआ था तो वो इंडोर्स कर दिया गया था कि वो मिलिटेंट्स हैं और उसके लिए ठीक है, बिल्कुल हुआ था। उसका और पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने आंसू बहा के उसको इंडोर्स किया था। सर जी कल क्या होने जा रहा है आपको? अच्छा, एक तो ये है कि कल की जो मीटिंग है वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग नहीं है। हर जो चीफ जस्टिस डे आता है उसे मीटिंग बुलानी चाहिए फुल कोर्ट की कि मैं आपका चीफ जस्टिस हूँ, मेरी ये प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी ये प्रायोरिटीज़ हैं। और इसी एग्जाम्पल को सेट किया था लास्ट जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी पहले दिन अपनी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई थी। उससे पहले जो 2 चीफ जस्टिस साहबान थे उन्होंने उन मीटिंग्स को नहीं बुलाया था, जिससे कन्फ्यूजन आया है। तो लिहाजा फुल कोर्ट की मीटिंग सुप्रीम कोर्ट का एक रेगुलर फीचर है, होना चाहिए। जो नहीं हुआ वो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन की तरफ से, और अगर पिछले चीफ जस्टिस ने किया है तो अगर वो भी अच्छा था और इन्होंने भी किया है तो वो भी अच्छा। एक तो आ गया उस चीज़ के अंदर। ठीक है। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि हम खामखा मिलिट्री कोर्ट्स और इन जजमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। 250 से ज़्यादा जो अपील्स हैं जो पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ थी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 21 थी जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया, आज भी वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को पहले तो ये चाहिए कि जो उनके पास केसेस पड़े हुए हैं उनका फैसला करे, जो 2019 से उसके जजमेंट सस्पेंड की गई है। दूसरा ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के मुताल्लिक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हमारे चीफ जस्टिस, उनका बड़ा क्लियर स्टैंस है जो इस डिसेंटिंग के अंदर आया कि अगर 5 जज ऑलरेडी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के वैलिडेट कर चुके हैं कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किया जा सकता है 1975 के जजमेंट के अंदर, तो इस बेंच को नहीं करना चाहिए और ये मामला लार्जर बेंच को बेचना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसका मतलब अगर 27वीं आईनी तरमीम में ये मामला आ जाता है तो फिर इसमें मतलब वही आपसे कह रहा हूं ना कि मैं वो उन क्लैरिटी की बात कर रहा हूं जिस तरह। तीसरा आपने बात की है जिसको रिजर्व सीट्स को बार बार ये कह रहे हैं, उसके अंदर भी क्लियरली एक स्टैंड चीफ जस्टिस का ये है कि ये प्रॉपर फोरम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अब ये है कि फुल कोर्ट इंटरनली तो डिसाइड कर सकता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स आ गई हैं उनको ओवरराइड नहीं कर सकता। यानी कि वो ये नहीं कर सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अब ये कह दिया है कि 191 के खिलाफ जो अपीलें आई हैं उनको वो सारी की सारी ना वो सारी की सारी जो है वो अब नई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाएंगे। इस पाकिस्तान की जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है वो तो चैलेंज है, नहीं वो चैलेंज है तो वो आगे जाएंगे ना, चूंकि लॉ ये आ गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आर्टिकल 191A के नीचे जो बना है कि जो चीजें डिसाइडेड हैं या जो चीजें फाइल होंगी या जो रिव्यू की स्टेज पे है वो सारी की सारी आपकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाएंगी और उस बेंच का फैसला पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन जो 13 मेंबर्स है वो करेगा, जिसको प्रिजाइड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे और उसकी मेजॉरिटी जो है वो फैसला करेगी। जजेस की तादाद बढ़ने जा रही है। देखें जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए। अगर आपने इसी कंफ्यूजन के अंदर रखा हुआ है बेंच भी देखें ना, अच्छा कौन हेड करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को? जो हेड करेगा वो डिसाइड करेगा वो जुडिशियल कमीशन जिसको अभी नोटिफाई करना है, वो नोटिफाई होना चाहिए। वो कमीशन ये डिसाइड करता है कि जज कैसे लगेगा? नहीं वो उसमें ये लिखा
लिखा हुआ है कि अगर 5 के मुतालिक डिसाइड कर दिया है, ये 5 है, उनमें से जो सीनियर मोस्ट होगा वो उस जज का प्रिजाइड करेगा। अब ये है कि कौन कौन से केसेस उस पे जाएंगे, क्या उसकी कॉज हर थर्सडे पर जाएगी है ना कि जितने भी आईनी मामलात हैं, नहीं, जमीन बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स अगर सिर्फ एक ही बेंच आप बनाते हैं तो उनकी तो ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है ना कि एक ही करे, फिर ये कंफ्यूजन आएगी तो फिर 15, 20, 17, 18 नहीं देखे ना, नहीं होगा ये जमीन, यही तो वजह है कि यही तो वो कंफ्यूजन है। आप जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाएं भी, आप कर देते हैं 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, अब 3 को अगर आपने 15 इस काम के लिए डेडिकेट कर दिए तो बाकी जो हजारों केस है वो कौन सुनेगा उस चीज के अंदर जाके। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, जो बार बार मैं इस चीज के अंदर कह रहा हूं कि जो आपने हाइब्रिड किस्म का प्रपोजल एक आप दिया है वक्ती तौर पे तो शायद वो होगा, ये नहीं वर्क करेगा। और इसको जुडिशरी ने भी रियलाइज किया है, इसको लॉयर्स ने भी रियलाइज किया है, इसको पीटीआई ने भी रियलाइज किया है, इन्होंने भी रियलाइज किया है। इसका मतलब दूसरा 26वीं आईनी तरमीम में ये जो चीज आई है ये फिर चैलेंज हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। देखें एक सेकंड, जमीन ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन जो 13 मेंबर्स पे है वो पूरे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मॉनिटर भी करे, उनके अंदर केसेस करे। ये नामुमकिन है जिस चीज के अंदर जा रहे हैं, लिहाजा ख्वाहिशात पे न जाएं। अब ख्वाहिशात ये हो कि जी फलाना है, ये अगर चीफ जस्टिस आ गया है, इन्होंने ट्रस्ट किया है, अच्छा आदमी है, वो जो फैसला करेगा आइन और कानून के नीचे होगा, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। पैगाम दे दिया है, हमें सपोर्ट करना अब आजाद अदलिया होगी हसनात? नहीं, आजाद अदलिया नहीं, अदलिया वो हो जो आइन और कानून के नीचे रह के काम करे। आजाद अदलिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हो ये रहा है कि नहीं है ना, आजाद अदलिया का मतलब ये है कि आइन और कानून की पाबंदी ना करें, जो मर्जी करें। और यही वो वजह थी कि वो जजमेंट्स के जिनका जिक्र किया है। अगर पाकिस्तान हो ये रहा है कि रोज आइन को बदला जा रहा है, रोज नहीं बदला जा रहा, कानून को बदला जा रहा है। 4-5 किस्म की लेजिस्लेशन इस पीडीएम गवर्नमेंट से आप देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, उसमें तब्दीली के लिए आर्डिनेंस आया, रिव्यू के लिए आर्डिनेंस आया, आईनी तरमीम आई, और अब 27वीं तरमीम आ रही है। जब इनको मुश्किलात आती हैं फिर फिर आप देखें इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, जब देखा कि जो इंडिपेंडेंटली जजेस एक्ट कर रहे हैं तो रिटायर्ड जजेस को शामिल कर देखें ना, ये भी कोई तरीका नहीं है कि आप अदलिया को कंट्रोल करने के लिए रोज जो है वो एक नई लेजिस्लेशन ला रहे हैं, कभी आर्डिनेंस के जरिए और कभी की चीज़ के। तो अब देखें जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जब तारिक जहांगीरी साहब ने 2 समातें की, इन्होंने रिटायर्ड जजेस को कि जी रिटायर्ड जजेस भी आ सकते हैं और उनको केसेस रेफर हो रहे हैं। तो ये मामला मेरा ख्याल है अदलिया भी अगर जजेस की तादाद बढ़ने जा रही है, उसमें मतलब बैरिस्टर अकील मलिक जो एडवाइजर है पीएम के ऑन लीगल मैटर्स, उन्होंने कहा है कि जी रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जजेस की तादाद का इशू नहीं है। रिटायर्ड जजेस अब कहाँ किस तरह कहाँ हो सकते हैं रिटायर्ड जजेस? अब ये देख लें, मतलब रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी अपॉइंट हो सकते हैं। वो एक कथन ये है कि अगर आप 3 साल से ज्यादा मैं तो कहता हूं चुके हैं, क्राइटेरिया नहीं, तो आप आ ही नहीं सकते। चलें, मैं ब्रेक की तरफ जाना है, फिर आपकी तरफ आऊंगा ब्रेक के बाद। मुझे एक क्विकली बात बता देंगे, डू वी सी अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन ऑफिंग? टाइम लगेगा, लेकिन इनको इतना प्रॉब्लम आ रहा है। जो एहसान अहमद साहब ने बात की है वो वजन तो रखती है कि किस तरह बर्डन आप उधर शिफ्ट कर देंगे, और फिर बाकी यही आईनी बेंच पे भी अगर कितना बर्डन डाल देंगे और फिर आवाम के केसेस तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। आईनी बेंचेस का मसला ये पहले भी तो केसेस करते रहे ना, जजेस जो है सुबह 9:30 से 1 बजे तक केसेस सुनते हैं आम रूटीन के, उसके बाद बेंच बैठता है। ये नहीं हो सकता कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के जो जजेस हैं वो ए कैटेगरी के हों और जो बी कैटेगरी के जजेस वो ऑर्डिनरी केसेस, ये नहीं है। ये खुदारा इसको सुप्रीम कोर्ट को तकसीम ना करें कि जी लायक जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस और नालायक जजेस दूसरे केसेस। ये बड़ा सीरियस मामला है। इनकी तकरीरें सुन लें, इनकी तकरीरें सुन लें, इनके प्रोग्राम सुन लें, सारा जो ये तो नहीं करता है, लीडर थोड़ी है, नहीं जो भी है, जो इसलिए सारे उस वक्त ये कहते थे जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए, इस तरह शरीयत बेंच है। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं हसनात से भी पूछूंगा और मैं पहले आपकी तरफ आऊंगा कि अब ये मामला जो हैं ये ज्यादा पेचीदा होंगे या आसानियां पैदा होंगी मामलात में भी, और आम लोगों को भी समझ आना शुरू हो जाएगी कि भाई ये आईनी तरमीम का मतलब ये था, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। असनाद, आपकी तरफ भी मैं आता हूं, लेकिन एहसान खोखर साहब मुझे ये बता दें कि चैलेंजेस इस वक्त याहिया अफरीदी साहब के सामने क्या हैं? देखें, सबसे बड़ा तो चैलेंज ये है कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान के आम आदमी के लिए एक ट्रस्ट शैटर हुआ है, उस ट्रस्ट को रिस्टोर करना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर या पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के अंदर, चूँकि एक हमारा एक और फोरम भी है वो बैठता है जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान की जो एक सारे जजेज़ हैं, जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, उसके नीचे सारे हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, जहाँ पूरे मुल्क के अंदर बैकलॉग है, 30 लाख के करीब केसेस हैं, उनको एड्रेस किस तरह किया जाए। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने जा रहा है, उसके अंदर इन केसेस को ट्रांसफ़र किस तरह किया जाए, हेड कौन करेगा, या उसके बाद ये है कि अगर वो वापस आते हैं केसेस जो अभी बार बार ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि जी ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन, उनको डिटर्मिन कौन करेगा। फिर ये है कि आपने जो जुडिशल कमीशन बनाना है उसका सेक्रेटेरिएट बनाना है, उसका बड़ा एक चैलेंज आएगा। फिर आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है, आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो 70 के करीब वैकेंसीज खाली हैं, आपने उधर भी जाना है। फिर आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जाके तो जो आपने परफॉर्मेंस के ऊपर आपको एम्पावर किया गया है उनको आपने एड्रेस करना है। और मोर इम्पोर्टेंट ये है जमीर साहब के जो पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर एक परसेप्शन है उसको किस तरह ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब 26वीं आईनी तरमीम में दिए गए तरीकाकार के तहत अपॉइंट होते हैं, और वो अगर कहते हैं कि 12 जुलाई के फैसले पर इंप्लीमेंट किया जाए, फिर क्या होगा? देखिए, 12 जुलाई का जो फैसला है उसको अगर इंप्लीमेंटेशन होना है तो या वो 8 मेंबर्स बेंच पे जाएगा। अब 8 मेंबर्स बेंच पे इसलिए नहीं जा सकता कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जितने डिसाइडेड केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के हैं वो जाएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाएगा वापस उनकी तरफ वो नहीं आएंगे ना, खत्म हो गई बात कि जितनी चीजें थी जो रिव्यू थे या डिसाइडेड मैटर्स थे वो सारे के सारे नाउ दे स्टैंड ट्रांसफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फैसला करेगा कि डिफाइंस करनी है या नहीं करनी है, और उसके अंदर भी जो चीफ जस्टिस है उनका व्यू ये था कि ये जो फैसला है ये इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था। ये जो इस वक्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस उनका ये फैसला था। असनाद, योर टेक, चैलेंजेस एंड ऑफ कोर्स अगेन कि क्या अब सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट दोबारा जिस कह रहे हैं कि जी लोगों की नज़र में ख़राब हुई है उसको बहाल करना है? देखें, सबसे पहले तो ये है कि अदलिया पे जो इस वक्त असर रसूख बढ़ गया एग्जेक्टिव का, खासकर बेंचेस की कंपोजिशन में भी 13 में से 5 एग्जेक्टिव के मेंबर होंगे। सही है। और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी उनके हम ख्याल हैं, 1 वोट चाहिए उनको, और फिर बेंच भी वो माशाल्लाह अपने बनाएंगी हुकूमत की। जी हमारा अब 26वीं तरमीम चैलेंज हो रही है, उसके लिए जो चुन चुन के जज उन्होंने 5 लगाने हैं कि जी ये सुने। हालांकि मैं समझता हूँ फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। इस वजह से आइडियली अगर ये अदलिया को मजबूत करना चाह रही है हुकूमत तो इनको चाहिए चीफ जस्टिस जो हैं याहिया अफरीदी वही प्रिजाइडिंग जज बने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के भी वही सरबराह हों, और उसके अलावा फिर हर सूबे से क्योंकि लेना है एक मेंबर तो वो ले लिए जाए, वो मुनासिब है। ये नहीं हो सकता फोरम शॉपिंग हो के जी आपको पसंद है जी 5वें नंबर का जज, 4थे नंबर का जज, तो आप कहें जी नहीं हमें ये चाहिए, तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं जी कि जो है वो जजेस की भर्तियाँ, तो हुकूमत को किसने मना किया? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही मसला है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रोज़ एक बिल आ रहा है जी, कभी कंटेम्प्ट इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ रही है इनके फैसले को इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। नूर आलम साहब ने तो 4 बिल वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जिक्र आए थे। ये किस तरफ जा रही हैं? इनके पीछे ताने बाने देखें क्या मकसद। अब अदलिया में जो है वो मेरा ख्याल है कि इनको यही करेगी कि जी आप अपना डोमेन में काम करें, हमें हमारे तो वो कहेंगे कि जी हमारी डोमेन में काम ये है कि हम आइन में तरमीम करें, देखिए कर रहे हैं। सीलियन फीचर है ये अब सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि जो आज़ाद अदलिया है वो सीलियंट फीचर है आइन का, उसमें आइनी तरमीम भी स्ट्राइक डाउन हो सकती है। जस्टिस काजी फैसला जो फेवरेट थे उन्होंने तो आइनी तरमीम स्ट्राइक डाउन की। अब ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बजाते खुद ये नहीं डिटरमिन करना कि हमारी जुरिस्डिक्शन किस हद तक है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के आइन ने ये डिटरमिन कर दिया है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है क्या है, और वो उन्होंने डिटरमिन कर दिया है कि आपकी सुओ मोटो की जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप प्रेयर से बाहर नहीं जा सकते, आपके सामने जो ग्राउंड्स है उसके अंदर आपने फैसला करना है, चाहे आप हाई कोर्ट हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं। और उसके बाद ये है कि जो बेंच की कॉम्पोजिशन डिस्क्रिप्शन वाली थी कि चीफ जस्टिस आते थे, 2 जज बिठाते थे, स्टे ऑर्डर दे देते थे, वो ख़त्म हो गई है। अब आपका एक कलेक्टिव विजडम के ऊपर
जाके फैसला आएगा। दूसरा उस चीज़ के अंदर यह है कि जिन फैसलों पे बात की जाती है, आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि परमानेंट डिस्क्वालीफाई करना, ये लेजिस्लेचर्स का काम है। और जो 6 जज थे उनमें डिसेंटिंग इनका था। पनामा के अंदर इन्होंने मेजॉरिटी को तो सपोर्ट किया, लेकिन कहा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। तीसरे अंदर पंजाब के अंदर जब गए तो उन्होंने उसके अंदर यह कहा कि ये एग्जेक्टिव वाली साइड पे जाके करें और पहले ये तो डिटरमिन करें कि मेंटेनेबिलिटी है या नहीं है। तो अगर तो अपनी ये चीजें जो आप हाफिज हसन अहमद साहब ये बता रहे हैं, अगर ये इसी तरह हुई तो इसका मतलब है कि फिर दोनों आमने सामने आ जाएंगे। नहीं है ना। देखें जो सबसे वो कहेंगे कि देखें सबसे बड़ी अगर सब चीजें पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है कि वो वोट तो ले सकते हैं नहीं ले सकते, अपील किस तरह सुननी है, लिख दिया है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया। नंबर 2 ये है, आपने एक ऐसे चीफ जस्टिस को चुना है जो नॉन कंट्रोवर्शियल है, ए पॉलिटिकल है, सुप्रीम कोर्ट का ट्रस्ट है और उसकी जितने यही तो पूछ रहे हैं कि 27वीं तरमीम की जरूरत है। जो जमीर जो प्रेज्यूम किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फिर निकले बाहर, वो एक ऐसा शख्स है जिसने कभी कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल ओवररीच नहीं की, जिसने कभी एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं किया, जिसकी कोई जजमेंट ऐसी री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो अगर आपका एक ऐसा जज है और फिर आप प्रोवोक कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी डोमेन से बाहर निकले, और वो तो कब कह रहे हैं कि बाहर निकले? नहीं यही कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बाहर निकलना कैसे हो सकता है? कहते हैं कि सेशन कोर्ट बना दिया जाए और उसको सेट असाइड करें। नहीं, वो उन्होंने सवाल ये किया था, वो कह रहा था कि अगर ये चैलेंज होती है तो फिर जिस चीज को चैलेंज किया जा रहा है वही वो किस तरह बैठेंगे, वो बेंच कैसे सुनेगा जिसको चैलेंज करने का रिव्यू होना चाहिए। देखिए वो चीफ जस्टिस किस तरह सुन सकते हैं बजाते खुद कि वो तो इस अमेंडमेंट की वजह से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, तो लिहाजा उनको फिर साइड पे करेंगे। अब अगले जो 2 आ जाएंगे वो किस तरह सुन सकते हैं कि उन्हें सुपरसीड कर दिया गया है? ठीक है, अब वो तीनों ने बात तो ये है ना, अगर जस्टिस एजाजुल एहसन काजी फायद ईसा के केस के अंदर निकल गए थे कि जी बेनिफिशियरी में हो सकता हूं, तो इसलिए मैं नहीं सुनेंगे ना। फिर बात जो है चीफ जस्टिस नहीं बैठेंगे ना, फिर बात स्टार्ट होगी जस्टिस अमीनुद्दीन से, तो फिर उसको जो है हम ख्याल बेंच ना करें। दिल की बात, ये क्या कहा है? मैंने वो कहा है जो किसी प्रोस्पेक्टिव जजमेंट का बेनिफिशियरी हो या कोई उसके अंदर को खिलाफ आए, जमीर आप बताएं वो केस सुनता है, अगर सुनना चाहिए। हसनात एक तो सवाल ले लें और फिर इसका भी जवाब दे दीजिएगा। मुझे एक बात बता दें कि क्या हम दोबारा पार्लियामेंट और जुडिशरी को आमने सामने होता देखेंगे? एक चीज, और दूसरी चीज ये कि अब जो रेड लाइंस या वो डिविजन्स और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लाइंस नजर आती थी वो खत्म हो जाएंगी, और फिर अगर ये 27वीं तरमीम और ये मामला आगे चलते हैं केसेस को सुनने के हवाले से कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखें, एक तो अब हर मामले में अमीनुद्दीन साहब के सामने केस नहीं लगाया जा सकता, और भी सुप्रीम कोर्ट के 16 जज हैं, उनको भी देखना है। दूसरा, जो जैसे याही अफरीदी हैं वो जुडिशियल प्रेसिडेंट को बड़ी अहमियत देते हैं। तायाद नली बस एट 1F में नवाज शरीफ के हवाले से जो ओवर टर्न हुआ जजमेंट, वो उनका मिनॉरिटी था, उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया, उन्होंने उस फैसले को इत्तेफाक किया उमर अता बंदियाल साहब। मुराद अली शाह की नैली के मामले में भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, वो केस डिफरेंट। वो जुडिशियल प्रेसिडेंट, अब फुल कोर्ट 17 जजेस का फैसला है कि आईनी तरमीम अगर सीरियन फीचर को इफेक्ट करे तो वो स्ट्राइक डाउन हो सकती है। तो उसके लिए क्या वो आज तक नहीं हुई, लेकिन आज तक ये भी नहीं हुआ कि बेंचेस की कंपोजिशन सिर्फ इंटरप्रिटेशन हो सकती है। नहीं, ये इस पे मानते हैं कि ये तो कर सकता है ना सुप्रीम कोर्ट। देखें, जुडिशियल रिव्यू तो हो सकता है ना। देखें, आज तक किसी ने ये है कि बेंचेस की कंपोजिशन भी एग्जीक्यूटिव ने नहीं की। मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव के मेंबरान नहीं रहे, चीफ जस्टिस रहा या अंदर ही विद इन इंस्टीट्यूशन रहा। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया, 3 जजेस को शामिल किया, फिर मसला नहीं हल हुआ, फिर आपने चीफ जस्टिस को एम्पावर कर दिया, फिर मसला हल नहीं हुआ, आपने कैटेगराइज कर दिया जी कि जी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेज, और अब फिर मसला आ रहा है कि आपको याही अफरीदी साहब जो आप चाह रहे थे उस तरह की सूरत हाल नहीं है। उन्होंने वैसे क्यों लग रहा है हसनात नहीं, ये जो चाह रहे थे उस तरह के नहीं एप्रीहेंशन है ना। पहले ये समझते थे कि सारा कुछ जस्टिस फायद ईसा के लिए है,
यानी कि 65 तो अब 27 नहीं क्यों हुआ। ला रहे हैं? मैं तो कह अच्छा, रहा हूं फिर कि ना उसके लाएं। बाद हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सही है। फिर फाइज वो भी चले गए। फिर इन इस चीज के अंदर आया कि जी शायद जस्टिस या अफरीदी साहब रिफ्यूज करेंगे और ये इनका प्लान ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन वो भी फेल हो गया। चलें। अब ये ख्वाहिशात है, मैन से निकले। proposes, नहीं, God disposes। देखिए, हम तो मतलब ख्वाहिशें ऐसी कि हर इस ख्वाहिश चीफ पे दम जस्टिस पे निकले। ट्रस्ट करें, माजरत से और उसे मेरे अपना काम करने दें, माजरत और से उसे मुझे मीडिया पॉलिटिक्स से इस बचा के मामले रखें। में- इस मामले में मैं और हाफिज साहब एक पेज पे हैं कि या अफरीदी साहब पे ट्रस्ट करें, 27वीं तरमीम ना बस करें। चलें, ये आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, और हम कोशिश कर रहे हैं अमीर मुकाम साहब, मिनिस्टर फॉर सैफरन एंड कश्मीर अफेयर्स भी हमारे साथ होंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस।